कि वो दिन दिन और चटनी तरक्की करें और उनकी प्रवास आसान आए। थैंक यू। आज तक आपने पंजाबन है जिसको मैं और उसका अपना एक अलग घर ले आई थी। मैं समझी थी मैंने जो चाहा वो पा लिया और मैंने उसे मुट्ठी में छुपा लिया। जब सुबह हुई वो बेनूर हुआ, मेरी खुशियों का चकनाचूर हुआ। फिर रात आई, उस जुगनू ने चमकना छोड़ दिया। ये मेरी मुट्ठी क्यों मेरी चाहत नाकाम हुई। उस जुगनू ने मेरी सोचों का रुख मोड़ दिया और मैंने जुगनू के पीछे कलम की हर जुम्बिश पर कई कई जुगनू निकलते हैं। ये शहनाज के अपने जुगनू हैं जो दिन में भी चमकते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती चलूँ कि बाय प्रोफेशन मैं इंग्लिश की लेक्चरर हूँ और इंग्लैंड में मेरा यही प्रोफेशन था। लेकिन हम लोग हॉबी के तौर पर बनाया करते थे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह। तो मेरे बेटे ने एक फिल्म बनाई थी जिमी विल प्ले, वो एकता जी ने देखी तो मुझे वहाँ से उन्होंने फिर अपनी सीरियल के लिए सेलेक्ट किया। और पहले 6 महीने तक तो मैं उनको इनकार करती रही क्योंकि बहुत मुश्किल था अपने फैमिली कमिटमेंट्स को और पूरी फैमिली को वहाँ छोड़कर यहाँ आना। लेकिन किस्मत को यही मंजूर था तो बहरहाल फिर मैं आ गई और एकता जी ने 6 महीने तक मेरा इंतजार किया। उन्हीं दिनों एक दिलचस्प वाकया ये हुआ था कि इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट था जो कि इलीगल हो गया था, ओवर स्टे हो गया था और उसके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो वो छुप के एक फिश मार्केट में मछली बेचा करता था और एक छोटा सा उसने गाना बना दिया था कि 1 पाउंड फिश कम ऑन लेडी, इस तरह करके छोटा सा वो गा के बेचा करता था। किसी कस्टमर को वो गाना अच्छा लगा और उसने बनाकर उसकी वीडियो और यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी। फ्रांस की किसी कंपनी ने देखा, उसको इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको वहां बुलवाया, उसका एल्बम निकला और आज वो बंदा मिलियनेयर है। तो एक तो ये किस्सा हुआ था और उन दिनों ओलंपिक्स के गेम्स हो रहे थे और फिर एकता जी ने मुझे यहाँ बुलाया तो उस पर मैंने एक नज़्म कही थी। इजाजत है आपको बोर करने की? एक छोटी सी नज़्म मैंने उस पर लिखी थी। ये न थी मेरी किस्मत के कोई छोटा कारोबार होता, ये कारोबार होता 1 पाउंड फिश बेच लेती और बेड़ा पार होता। या मेरा मुकद्दर ओलंपिक से 2-4 होता, मैं निकला एडमंड्स होती, मेरा मुक्का कैनन की हार होता। या मेरी कश्ती ओलंपिक का उन्वान बन जाती और बेन एंसली मेरी कश्ती में सवार होता। और कुछ नहीं तो एक लॉटरी निकल आती, ना मॉर्गेज की फिक्र होती ना कोई उधार होता। हैरी पॉटर जैसी एक किताब लिख लेती, टॉप 10 मिलियनियर्स में मेरा भी नाम होता। मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ। आए सर बनवारी साहब और 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में। एक बार तालियां। बहुत बड़े हास्य कलाकार हैं, हास्य अभिनेता। सभी बहुत छोटा सा कलाकार हूँ। शमीम भाई मुझे एक बार मिले, इनकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। मैं इफ़ा का जो ये किया गया है और जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये एक सच्चा अवार्ड होगा, क्योंकि बहुत कलाकार पड़े हैं और बम्बई इंडस्ट्री जो है महान कलाकारों से भरी पड़ी है, जिसको जेन्युइन अवार्ड मिलना चाहिए जब नहीं मिलता तो बड़ा दुख होता है। द इंडियन आइकॉन फिल्म अवार्ड और परवाज मीडिया दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी कलाकारों को, कि हर भाषा में कुछ ना कुछ मिलता है। हरियाणवी, पंजाबी और कई भाषाएं हैं। दिल्ली में पहली बार मैं घूमने गया तो लाल किले के सामने एक भाई साहब से मैंने पूछा, भाई साहब मैं पहली बार आया हूँ, ये जो कहते हैं दिल्ली का लाल किला यही है? तो एक भाई साहब खड़े थे, बोले आहो। मैं कहा अच्छा अच्छा। मैं आगे बढ़ा, इंडिया गेट के पास पहुंचा कि मैंने भाई से बात पूछा, भाई साहब ये जो कहते हैं इंडिया गेट यही है? आहो। मैंने कहा कि उसी का दर्शन के बाहर। मैंने अचानक उनसे पूछ लिया, अरे मैंने कहा सिद्धू जी आप ये दूरदर्शन है क्या? कहा हाँ जी। मैंने कहा भाई साहब मैं समझा नहीं। मैंने एक जगह पूछा लाल किले के पास, बोले आहो। इंडिया गेट पूछा आहो। आप पहले आदमी जिन्होंने हाँ जी कहा है। ये हाँ जी और आओ, जो अनपढ़ है वो आहो कह देते हैं। ओहो, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हो, आहो।
आगे से कि नमस्कार भाई, शक्ति भाई नमस्कार। दो शब्द तो यही बनते हैं, मैं के पतियों के बारे में हम बोलते नहीं हैं। चलो ठीक है, भाभी जी ले जाइए। आप भी मतलब अगर कॉमेडी को आज की दुनिया में 7 साल से देखा जा रहा है तो शायद पंजाबियों के कंधों पे ही ढोई जा रही है। तो हमें तो यही कहा जाता था कॉमेडी सर्कस में भी कि सब लोग पंजाबी इकट्ठे हो गए हैं तो इसका नाम बदल के पंजाबी सर्कस रख लो, अभी कॉमेडी सर्कस मत रखो। तो पंजाबियों का कारण ये है कि बचपन से शानुदा को नहीं कहना चाहिए क्योंकि शानुदा खुद बहुत फनी है, मतलब इनकी एक एक बात में हंसी छिपी हुई है। लेकिन मैं वैसे बताऊँ कि पंजाब में ना वैसे ही पता नहीं खून में है क्या है, बचपन से एक तो उल्टी पुल्टी शरारतें करनी, तो उस वजह से शायद कॉमेडी बहुत ज़्यादा निकल आती है। गेम भी खेलेंगे, नीचे से पत्थर उठाया आम के पेड़ पे मार दिया, लग गया तो आम खाएंगे, नहीं लगा तो पंजाबी आदमी एक लाइन में 3 बार गाली निकलती है। नहीं लगता तो नीचे से बोल देते तेरी भैन, निशाना मिस हो गया। उधर से बाबा जी को कहते बेटा ना तेरी भैन को गाली होती नहीं निकाल, वरना ऊपर बिजली चमकेगी तेरे को गिरेगी तो भस्म हो जाएगा। ओके बाबा जी के फिर पत्थर मारा, नहीं लगा, फिर बोला तेरी भैन निशाना मिस हो गया। अब सच में बिजली चमकी, ऊपर नीचे गिरी सीधी बाबा भस्म। ऊपर से अनाउंसमेंट हुई तेरी भैन निशाना मिस हो गया। तो ये शरारतें मिल रही हैं ऐसी, और ऊपर से हम लोग वही बात के फर्क पढ़े लिखे और अनपढ़ सरकारी स्कूल में तो मैडम नहीं होती, सब मास्टर रखे थे बराबर के। मैडम एक रखी थी वो भी इसलिए कि मास्टर स्कूल टाइम पे आए, और ऊपर से इतनी गलत मैडम रखी थी आके बच्चों को सवाल गलत करेगी, बदतमीज बच्चे ऊपर सवाल गलत कर रही है आके, बच्चों जो मुझे 1 से 10 तक गिनती सुनाएगा उसे मैं पप्पी दूंगी। और बच्चे शरारती नीचे से बोल रहे मैडम 100 तक सुनाओ तो क्या प्रोग्राम है। मतलब बदतमीजी भरी पड़ी बचपन से जैसे कहते हैं ना। और ऊपर से बाप बेटे का रिश्ता पंजाब में कहीं किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बाप को बेटे पे, चाचा ने अपने बेटे को मारा, मैं चाचा क्यों मार रहे हो, कहते कुछ नहीं बेटा कल इसका रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने कहा आज क्यों मार रहे हो, कहते आज मैं चला जाऊंगा बाहर, मैं आऊंगा परसों। कॉन्फिडेंस, और ऊपर से जवाब सही देते नहीं। बाप आके रिजल्ट भी पूछा बेटा क्या हुआ, कहते चौधरी का बेटा फेल हो गया। कहते अपना बता, सरपंच का बेटा फेल हो गया। कहते अपना बता, तू प्रधानमंत्री है। कि जब सरपंच और चौधरी के बेटे फेल हो गए तेरे ने पास होना। ये कौन सी स्कूल की टेस्ट रिपोर्ट आई, ये कौन सी तेरी डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट आ गई। तो बदतमीजी भरी पड़ी। स्कूल में चले जाएंगे, अगर बाप को सही जवाब नहीं देते मास्टर को कहां से देंगे। मास्टर एक सवाल हल करते थे बचपन में, एक खेत को 20 मजदूर 30 दिन में जोतते हैं, 30 मजदूर उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो ये सवाल वहां पूछ रहे हैं, तो बेटा खड़ा हो, मान लो चले कभी अपने बाप की नहीं मानी तेरी माने। कहता बेटा सवाल है, मान लो एक खेत को 20 मजदूर 30 दिन में जोते, 30 मजदूर उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो मास्टर तेरा होगा दिमाग खराब, जब एक बार खेत जुत गया तो बार बार जोत के उसके नीचे तेल निकालेगा। चलो शुक्र है लगा के सत्संग खत्म हुआ, तालियां वालियां बजी, वरना मुझे ऐसा लग रहा समझा ना किसी द्वार में मन्नत मांगने आए हैं। और इसी तरह हंसते रहे, बढ़ते रहे। और अच्छी बात मुझे लगी है, इन्होंने कहा कि हम उन कलाकारों को ढूंढेंगे जो लुप्त हुए हैं और कहीं फाइनेंशियल मजबूरी में हैं, और उनके लिए ये कैश या कुछ ना कुछ करेंगे। वो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, और अगर उसमें हम भी योगदान दें तो मेरा क्या लगता है मैडम, जिस बात पे हंसी आनी चाहिए भाई घर में भी ऐसे नहीं। सच से बताइए, आप उड़ान सीरियल करती इतनी सीरियस है, यहाँ पर आप बिना बात कर रहे हो, तो मुझे अपने पे डाउट होना शुरू हो गया। एनीहाउ थैंक यू वेरी मच, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सबको, मैं तो धन्यवाद। शहर से आने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बड़े लोगों को देख के जुबान बंद हो जाती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो वो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जिस तरह की प्रतिभाएं सामने बैठी हैं, मेहुल सर, नाना पाटेकर साहब को आपने इतना बुलवाया था ना फिल्म में, इतना बुलवाया था कि बेचारा हीरो उसके बाद नजर बंद हो गया। लेकिन एनीहाउ सर आप ग्रेट हैं। शबीर भाई प्रणाम, कुमार शानुदा, मतलब शब्द कामते हैं मेरे इन बड़ी शख्सियतों के नाम लेते हुए, लेकिन धन्यवाद। आपको सुन के बड़े हुए हैं। जितनी लड़कियां नहीं पटी आपके गानों की वजह से नहीं पटी मेरे साथ, क्योंकि उनको हमेशा कुमार शानू की आवाज़ के सामने कभी शाहरुख खान दिखता था, कभी कोई दिखता था, ठाकुर तो दिखता ही नहीं था।
सो खूबसूरत आवाज़ के आगे खूबसूरत चेहरे और हमारे बहुत थैंक यू शक्ति भाई, भाभी जी, धन्यवाद। हमारे राजू भाई के लिए। साथियों हमारे बीच में एक और हमारे नौजवान बहुत बड़े कलाकार शादाब फरीदी साहब के बीच में आए, मैं उनका वेलकम करता हूँ, सीधा स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। जोरदार तालियां साथियों। शुक्रिया सर। मैं शादाब भाई से भी जो अरे मेरे भाई हेलो स्टिल हटाना यार उसको। मैंने कहा छापे मुकेश श्रीवास्तव साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आए वेलकम करने सर। मुकेश भाई जोरदार तालियां साथियों। सबसे पहले आपका स्वागत है आज। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे अवार्ड शो के बारे में? आज कुछ जो सब इकट्ठे हुए सिंगर है और कितनी खुशी है और क्या मौका है आज? देखिए, चूँकि बेसिकली मैं इंग्लैंड से हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो आई वॉज़न्ट श्योर कि ये इवनिंग कैसी रहेगी, लेकिन मुझे इतनी इज्जत से इतनी प्यार से बुलाया गया था तो मैं अपने शूट पे मैंने आउट टाइम दिया और मेरी टीम ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। आज मेरा काफ़ी रात तक काम था 12 बजे तक, लेकिन उन लोगों ने मुझे टाइम पे छोड़ा और मैं यहाँ पर आई। लेकिन जब यहाँ आकर मैंने देखा लोगों को तो और उनकी सलाहियतों को देखा, फिर शमीम साहब ने जिस तरीके से ये टाइफा अवार्ड लॉन्च किया और परवाज़ मीडिया ग्रुप के बारे में मुझे पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जैसा कि मैंने मंच पर जाकर भी कहा कि मेरी दिली दुआ है कि इनकी परवाज़ आसमान की बुलंदियों से हम आगोश हो और एज़ दे से दैट दे जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। तो आज इनका ये फर्स्ट स्टेप है तो मेरी दिली दुआ है कि इन्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे खुदा। और बाकी भी लोगों का खुलूस देखकर, उनकी मेहनत, उनकी सलाहियतें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड दे रियली मेड माई डे। आई एम वेरी हैप्पी। आपके लिए बहुत ही एक अलग अवार्ड शो है ये कि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और लंदन में रहते हैं। तीन जगह से आपका ताल्लुक़ है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं आपको बड़े मज़े की दिलचस्प बात बताऊं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स यहाँ पर थे बिफोर पार्टीशन और मेरे फादर का ताल्लुक़ भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से था। वो बहुत अच्छे राइटर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे और उन्हीं से हेरिडिटी में मुझे ये सारी चीज़ें मिली। फिर 1947 में के बाद वो माइग्रेट कर गए पाकिस्तान, वहाँ पर मैं पैदा हुई कराची में। और मैं जब 2.5 साल की थी तो मैंने एक छोटा सा रोल किया, वो अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरे फादर एक फ़िल्म बना रहे थे, उसमें एक रोल किया मैंने, वो बहुत पसंद किया गया। तो उसके बाद फिर मुझे वन आफ्टर द अदर 35 फिल्म्स ऑफ़र हुई और एट द एज ऑफ 7 आई रिसीव्ड माय फर्स्ट चाइल्ड स्टार अवार्ड ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। और पाकिस्तान में मतलब ये मुझे रेडियो, टेलीविज़न, स्टेज और फिल्म में काम करने का मौका मिला, बहुत एक्सपीरियंस मिला। फिर उसके बाद हम कराची आ गए, वहाँ मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और एमए करने के बाद एमए मैंने उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर में किया। मुझे शायरी से और ज़बान व अदब से बहुत ज़्यादा लगाव है। फिर 20 years ago वी माइग्रेटेड टू इंग्लैंड। वहाँ आकर मैंने इंग्लिश टीचिंग में डिग्री की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है और मेरी हॉबी जो है वो रही एक्टिंग। और खुशकिस्मती से
पहले पाकिस्तान में मुझे मौका मिला, उसके बाद जब मैं लंदन आई तो एज अ हॉबी मैं ये करने लगी। फिर पद्मनी यहाँ से गई थी, तो पद्मनी कोल्हापुरी स्कूल ऑफ एक्टिंग में मैं ड्रामा टीचर रही। और मेरे बेटे ने 16 साल की उम्र में जब GCSE किया लिटरेचर ड्रामा एंड मीडिया में, तो उसने शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू की। और वो हम एवरी ईयर एक एक्टिंग सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन करवाते थे, और मावान आर्ट प्रोमोटर्स के नाम से हम वहाँ पर क्लासेस वगैरह का भी इनकाद करते थे, लेकिन हॉबी के तौर पे होता था सारा कुछ। फिर मेरे बेटे ने जो कॉमेडी वीडियोज़ वगैरह बनाई, उसने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी, जिमी विल प्ले, एट द एज ऑफ 16 एंड ही रिसीव्ड फर्स्ट अवार्ड ऑफ लंदन फिल्म फेस्टिवल। तो वो यहाँ पर बालाजी टीम ने देखा, और इवेंचुअली वो एकता जी ने देखा और अपनी सीरियल के लिए मुझे पसंद किया और यहाँ पर बुलाया। यहाँ जब मैं आई, आपको बहुत मज़े की मैं बात बताऊँ कि जिस वक्त उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, तो पहले तो मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि इतने सारे फैमिली कमिटमेंट्स थे वहाँ पर। मेरी मतलब ये कि प्रोफेशन वगैरह में भी मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब वहाँ से उन्होंने ये जब ऑफ़र दी तो मैं सोच रही थी कई चीज़ों की कस्टडी का मसला होगा। वो जैसे ही सॉर्ट आउट हुआ, मुझे पता लगा कि जिस सीरियल के लिए मुझे ऑफ़र किया गया है उसका नाम है कस्टडी। बहरहाल फिर वो होते होते चूँकि किस्मत में था, इट वॉज़ माई डेस्टिनी, तो मैं यहाँ पर पहुँच गई। जब मुंबई एयरपोर्ट पर मैंने कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये हवाएं जो मुझे छू रही हैं, इन्होंने मेरे फादर को यहाँ पर छुआ था। मेरे दादा परदादा की हड्डियाँ यहाँ पर दफन हैं, और कितना पुराना रिश्ता है इस सरजमीन से मेरा। मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे। आज अवार्ड की अगर बात करें, टीफा की क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मैं आपको एक ज़रा सी और ये बात बता रही थी कि फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि इस सीरियल का नाम हो गया मेरा तेरा रिश्ता पुराना। और फिर उसके बाद जो मोहब्बतें मुझे मिली, उसके बाद पता चला कि इस सीरियल का नाम है ये है मोहब्बतें। और अब ये टीफा के अवार्ड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे वाकई लगता है कि ये जेन्युइन अवार्ड होगा और सही मायनों में सरपरस्ती करेगा और हौसला अफजाई करेगा उन लोगों की जो रियली बासलाहियत है और डिज़र्विंग है। थैंक यू। थैंक यू। पीछे साइड में बोलो सर, क्या कहना चाहेंगे आज अवार्ड के बारे में? टीफा क्या है? टीफा इज़ अवार्ड जो जिसमें मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही सच्चाई है, एंड इनका दो जो पॉइंट्स मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लुप्त हो जाने वाले आर्टिस्टों को ये लोग हेल्प करेंगे, एंड अवार्ड में सच्चाई होगा। ये टीफा अवार्ड को अलग करते हैं, क्योंकि आज का अवार्ड का क्या हालत है आपको भी मालूम है, सब लोगों को मालूम है। सो आई थिंक कि इनको मीडिया को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे लोगों को जो वेलकम करना चाहिए कि ऐसे लोग इस तरह के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हमारे बॉलीवुड में, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। सर, या तो अवार्ड होते हैं जो कमर्शियली होते हैं टोटल, या पैसे दे के दिए जाते हैं, एक रियल अवार्ड है ये। यस, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही तो बोला ना मैं, रियल अवार्ड है, सच्चाई है, तो आई थिंक आगे देखेंगे हम लोग किस तरह की सच्चाई चल रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल में भालो ही होगा, अच्छा ही होगा। सर, बात करें, पहले गिने चुने सिंगर थे आप, उदित नारायण जी, आप आज इतने सिंगर हैं, लेकिन आपका गाना आपकी सदाबहार है, क्या कहना चाहेंगे? बस ठीक है, लोगों का प्यार है, लोग इतना अच्छा प्यार दिया मुझे, इतना सालों से दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दमला के ऐसा की अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे? बट दमला के ऐसा आदि चोपड़ा ने मुझे एक मौका दिया, और हमने उसमें कोशिश किया, प्रूव किया अपने आप को कि आज भी मैं गा सकता हूँ। सर, इतने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम दे चुके, इतने लोगों को आपने ब्रेक दिया है, मतलब आपकी गाने की वजह से पहचान है, हर चीज़ है, आज प्रूफ देने क्या बात है? नहीं, एक प्रूफ देना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सिंगर बूढ़े हो जाता है, आवाज़ बूढ़ा हो जाता है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आवाज़ कभी बूढ़ा नहीं होता है, आवाज़ जवान ही रहता है। अगर आप उसको सही इस्तेमाल करो तो आप देखेंगे कि लता जी भी रानी मुखर्जी के लिए गाना गाए, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, आवाज़ अभी बूढ़ा नहीं होता कभी भी। तो इसलिए मेरे को और एक बार ये बात समाज के सामने लाना पड़ा कि भाई जस्ट लिसन मी, आई वॉज देयर, आई एम देयर, आई विल बी देयर। सर, एक थोड़ा टाइम आपका लेना चाहेंगे, बात करें पहला गाना कौन सा था जो फर्स्ट टाइम आपने पहली बार सिंगिंग? वो तो आंधिया फिल्म था, आंधिया फिल्म था, वो जगजीत सिंह जी का म्यूजिक था, एंड उसमें हम वो गाना गाए थे, आंधिया। आने वाले करीब 50 फिल्में मेरा आने वाले हैं, बहुत सारे फिल्में आने वाले हैं।
या सर आज अवार्ड की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं वेलकम करता हूँ शमीम भाई को कि वो एक नया अवार्ड लेकर आ रहे हैं, और जैसे कि मैं चाहता हूँ और सब चाहते हैं कि डिज़र्विंग लोगों को अवार्ड मिले और अवार्ड एकदम फेयर और जस्ट हो। एंड शमीम भाई वेलकम है। सर आजकल क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बात करें? आप बहुत कम अवार्ड शो में मिलते हैं, बहुत ही रियर ही दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा पहले दिन से ही थोड़ा मैं मीडिया शाई रहा हूँ, तो मैं जब फिल्म की रिलीज़ होती है तब बाहर आता हूँ, वहाँ तक बिल में छुपा रहता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है सर, अभी बात करें? मेरी अभी फिल्म आ रही है ग्रेट ग्रैंड मस्ती पार्ट 3। ग्रैंड मस्ती का नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं हम लोग। सर अगर बात करें, पहले कितने ऐसे स्टार हैं जो आपकी फिल्म से काफ़ी हिट हुए हैं? बेटा की अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी पुराना सवाल है, काफ़ी अटपटा है। हाँ बहुत, बेटा तो अभी बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी मतलब लोग आज भी जब मिलते हैं तो बेटा को याद करके बोलते हैं आप ऐसी फिल्म दोबारा बनाइए। पर मैं कहता हूँ अब वो दौर जा चुका है, तो नए दौर में नई चीज़। सर क्या बेटा जैसी फिल्म क्या दोबारा उसको थोड़ा चेंज करके बना पाएंगे आप ऐसा? देखिए कोशिश तो है, कर पाए तो वेरी गुड। अगर देखो ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, तो वो जो पहले भी फिल्में बनी थी वो भगवान की मेहरबानी से बनी थी, और आगे भी अगर जो बनेगी अच्छी फिल्में तो वो भगवान की मेहरबानी से बनेगी। तो अल्लाह मेहरबान होगा सर तो सब ठीक होगा। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो आपकी फिल्म से रातों रात में हिट हो गए। वो दौर था और आज का दौर है, कितना फ़र्क है? कुछ नहीं, वैसा ही है। आज भी किसी न किसी डायरेक्टर की फिल्मों से कोई ना कोई तो स्टार बन ही जाता है, तो दौर तो वही है, वैसा ही चल रहा है। इधर जी पहली फिल्म कौन सी थी जो काफ़ी मील का पत्थर हुई आपके लिए? इंद्र कुमार की एक अलग पहचान बनी। खैर वो तो दिल ही थी ना, दिल मेरी पहली फिल्म थी। दिल जैसा बिजनेस आज तक किसी फिल्म ने नहीं किया है, इतने बड़े बजट की फिल्म भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी स्टोरी और ऐसा आज तक नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं वो वाकया दर्शकों के सामने शेयर करना चाहेंगे? दिल वाला दिल, मैं बोलता हूँ ना, अच्छी फिल्म भगवान की मेहरबानी से बन जाती है, और वो भी अच्छी फिल्म बन गई तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। दिल की अगर एक पुराना वाकया आपसे शेयर करना चाहेंगे सर, कोई भी ऐसा दिल की जो स्क्रिप्टिंग की जो बात है, कैसे माइंड में आया था कि दिल बनाया जाए और आमिर खान को भी लेना उसके अंदर, माधुरी को लेना? अभी आप तो बहुत पुराने एक लाइन में सर, एक लाइन में, एक लाइन जोन में जा रहे हो। एक लाइन में सर। वो जोन, अभी कुछ नई बात करो, अभी की बात करो। पुरानी बातें आपकी मुझे, हाँ आपके सुनना चाह रहे हैं सर, एक लाइन में कोई वाकया पुराना वाकया क्या बताऊं। दिल बनाते हुए हमने एक्चुअली सीरियसली फिल्म बनाई नहीं थी। जब हम बना रहे थे हम सब एंजॉय कर रहे थे, तो लोगों को लगता हमने बड़ी मेहनत की, बहुत सीरियसली बनाई। वो हमने हंसते खेलते बनाई थी और अच्छी फिल्म बन गई बाय फ्लूक। तो बस यही है। उस टाइम में इतना यूट्यूब ये सब चीज़ें नहीं थी, आजकल बहुत सारे जरिए हैं, फिल्म भी काफ़ी हिट हुई। पूरा क्रेडिट किसको जाता है इसमें? एक्चुअली भगवान को, और जो राइटर्स इन्वॉल्व थे, जो एक्टर्स इन्वॉल्व थे, कैमरामैन इन्वॉल्व थे। मतलब ये डायरेक्टर अकेला फिल्म हिट नहीं करता है, याद रखना। हम लोग ऑलवेज डायरेक्टर को क्रेडिट देते हैं, पर ये बहुत गलत है। हर आदमी काम करता है तब जाके फिल्म सुपर हिट होती है। हर फिल्म का सीक्वल बनता है, दिल इतनी हिट रह गया, सीक्वल बनेगा उसका आने वाले दिनों में? इंद्र कुमार गुलजार जी बनेगा? मैं कुछ जहन में मेरे चल रहा है, जैसे ही बन जाएगा बताऊंगा आपको। जैसे ही मेरा दिमाग बनेगा उसको बनाने का, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 5 मिनट। मेरी बेटी श्वेता को लेके मैं भी एक फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ जल्द ही। क्या नाम है मूवी का कुछ? वो सब अभी सब्जेक्ट पे काम चल रहा है। क्या खुद ही लॉन्च करने वाले हैं? खुद ही। साथ में हीरो की अगर बात करें, किसको लेकर? सब पता चल जाएगा आपको वक्त आने पर। ठीक।
सर क्या कहना चाहेंगे आज अवार्ड के बारे में? एक तरफ सिंगर है, एक तरफ कॉमेडियन है। जी, और ये अवार्ड को ये आशीर्वाद देते हैं हमें फन मिलना कि नहीं मिलना, और ये चाहत के ज़रिए हमें बहुत सारी दुआएं देते हैं, क्योंकि हम इनके फ़ैन हैं और ये हमारी ये कि किसी का बदला रखते नहीं हैं, तो हम इनके फ़ैन हैं और ये हमारे फ़ैन हैं, तो एक दूसरे मेरा भाई है, छोटे भाई फैन है, भी मैं एसी हूँ, एसी। और मेरी गाड़ी में आज भी आप जब भी पाएंगे तो 2 लोगों की सीढ़ी होती है गानों में, एक शबीर कुमार जी और एक शानू दा। जी जी। आज भी अगर मैंने अपने स्कूल के दिनों को याद करना होता है तो शबीर कुमार जी, और कॉलेज के दिनों को याद करना होता है तो शानू दा। क्या बात है। कौन से गाने थे जो स्कूल टाइम के, जो शबीर कुमार के गाने? मैं गाने सर मैं स्कूल में गाता था, एक गाना इनका मतलब दुनिया जानती है, जब हम जवां होंगे, तो तब भी सर थोड़ी सी कॉमेडी में कर लेता था, तो मैं उसका गाने बनाता था, जब हम बूढ़े होंगे गोडे जुड़े होंगे। तो तब के ये थोड़े थोड़े मुझे लगता है कि आशीर्वाद मिलता रहा है। जी जी। लेकिन मैं आज भी इनकी आवाज़ का इतना कायल हूँ, अगर आप इनकी आवाज़ सुने तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े दिग्गज फिल्म एक्टर्स की आवाज़ फेल हो जाए, जितनी अच्छी ऊपर वाले ने इन्हें आवाज़ बख्शी है। ख़ास करके वो भारी भरकम आवाज़ में गाना आसान नहीं है, तो और इनकी आवाज़ सुन के मेरे ये देखिए अभी भी रोंगटे जैसे ना खड़े हो जाते हैं, मतलब आवाज़ में वो दम, कहते हैं ना कि मर्द की आवाज़ लगती है, तो वो आवाज़ वो बुलंदी है शबीर कुमार साहब। शबीर जी, जैसे कि राजीव भाई ने बोला, बचपन से आज तक हम सुनते आ रहे हैं, जब हम जी। जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जी। कहीं ना कहीं वो गाने तो मिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट को आजकल वो इज्जत नहीं मिल रही है। जी। शानू जी ने बोला कि मैंने अपने आप को प्रूव किया, जी। दम लगा कि भाई साहब, एक इतने बड़े सिंगर अगर ये बात बोल रहा है, कितनी शर्म की बात है इंडस्ट्री के लिए कि अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। नए नए सिंगर आते हैं आजकल, तो पुराने गाने हैं हिट हुए हैं, उनको आजकल इतनी डिमांड नहीं है। नहीं भाई, बहुत डिमांड है, ये गलत है। हम आज भी नहीं मैं नए गाने आते साइड हो जाते हैं, पुराने गाने आज भी सदाबहार हैं, आज भी चलते हैं। हाँ वही बात है, आज भी चलते हैं। सिंगर की जो आप देखिए, नहीं मैं ये बोलता हूँ, देखिए एक गाना गा के कोई सिंगर हिट होता है, लेकिन जब वो कहीं शो करने जाता है तो इन्हीं लोगों के गाने गा के वहाँ पर वो लोगों को एंटरटेन कर रहा होता है। आपके गाने की रिमिक्स बनाया जाता है और नई नई फिल्में आ रही है, उनको पुराने सिंगर को दूर रखा जाता है, बहुत ही रियर ही नए नए रैप सॉन्ग वगैरह आ गए हैं, तो क्या कहना चाहिए इंडस्ट्री के बारे में? नहीं खैर, पुराने सिंगर को दूर रखा जाता है, ये इस बात से मैं आज सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसा अगर आप मैं अपना एग्जांपल दूँ कि मैं सिंगर हूँ, मुझे हर तरह के गाने गाना है, बशर्ते कि मैं कोई अश्लील गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन आज के दौर का गाना मुझे ऑफ़र मिलता है तो मैंने कुछ गाने गाए भी हैं और मैं गाना चाहूँगा। लेकिन ये है कि आज के सिंगर्स की बदनसीबी, आज मुझे मतलब खुद होकर ये ख्वाहिश नहीं होती कि मैं गाऊं। हाँ, मुझे घर बैठे अच्छी ऑफ़र आती है तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन आज के सिंगर्स की जैसे आपने बात कही है, आज भी बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभाएं आई हैं, अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं, लेकिन बदनसीबी ये है कि उनके गाने भी हिट होते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छे तैयार लड़के हैं, लेकिन गाने हिट होते हैं वो हिट नहीं होते हैं। तो मतलब पहले की आवाज़ों का हम गाने हिट होते हैं 3 महीने के लिए, 30 साल के लिए नहीं। लेकिन आपका गाना आज भी 30 साल वही बोल रहा सदाबहार है हर जगह। जी जी गाने पे कोई टीआरपी हर चीज़ है जी। वो गाना आज भी चलता है तो पब्लिक रुक जाती है। जी, क्या कहना चाहिए? बस ये 4 अप्रैल को मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बराबर 35 साल कंप्लीट हुए। क्या बात? 4 अप्रैल को। और आज भी मेरे ख्याल से सबसे सीनियर सिंगर मैं ही हूँ, और रिकॉर्डिंग्स भी हो रही है, कल भी मैंने गाना गाया और अभी लगातार शोज़ भी चल रहे हैं। तो ये सबकी चाहत है कि इतने साल पुराने गाने, 35 साल पुराने गाने भी आज भी मुझसे वही गाने सुनना चाहते हैं। तो मैं वो खुशनसीब गुलकार हूँ कि मुझे अच्छे कंपोजर्स मिले हैं, बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स अच्छे मिले हैं, अच्छे शायर मिले हैं, अच्छे लिरिसिस्ट मिले हैं, अच्छे फिल्म मेकर्स मिले हैं, और अच्छे सुनकार मुझे मिले हैं जो आज तक मुझे प्यार दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। कौन सा ऐसा गाना था जो शबीर कुमार को एक नई पहचान मिली? एक में थोड़ा सा ज़्यादा खींचना चाह रहे इंटरव्यू को, कौन सा ऐसा गाना था जो शबीर कुमार को एक अलग से नई पहचान बनी और एक अलग से कैरियर की कहा जाए कि सबसे बड़ा ब्रेक मिला?
नहीं, मुझे तो सारे गाने अच्छे मिले। पहला गाना कौन सा था? पहला फिल्म इंडस्ट्री में मुझे सबसे बड़ा मौका मुझे पहला जो जिसने दिया है वो हमारे हिंदुस्तान की एकमात्र सफल म्यूज़िक डायरेक्टर उषा खन्ना जी ने मुझे मौका दिया। और सबसे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुझे ब्रेक मिला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के म्यूज़िक में। पहला गाना जो मैंने रिकॉर्ड किया वो अमिताभ बच्चन जी के लिए किया, फिल्म कुली के लिए, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। और उसके बाद लगातार मुझे अच्छे गाने मिलते गए। फिर पंचमदा आरडीएम साहब ने बेताब के सारे गाने मुझसे गवाए। तो सारे गाने अच्छे हैं, सारे कंपोजिशंस मुझे अच्छे मिले हैं और अवाम ने सारे गाने मुझे पसंद किए, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे आपके गाने आज भी सदाबहार हैं, ये चीज़ जी। बार-बार हम कह चुके हैं जी। कि अभी कौन सी फिल्म में आप अपना ये गाना देखने को मिलेगा जो दर्शकों को, अभी जो कौन सी फिल्म है जो अभी रिसेंटली जो आपकी कुछ आने वाला प्रोजेक्ट है क्या? आने वाले प्रोजेक्ट में 4-5 फिल्में ऐसी हैं। अभी मैंने अक्षय के लिए भी गाया था, फिर अभी अजय देवगन के लिए भी मैं गा रहा हूँ। 1-2 और फिल्में हैं, वो किस पे पिक्चराइज होगा मुझे पता नहीं है, मल्टी स्टार फिल्म है। लेकिन इन दिनों मेरा बेटा जो है दिलशाद, मेरा छोटा बेटा दिलशाद, जो ए आर रहमान के साथ एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान से ए आर रहमान साहब ने मेरे बेटे को उस प्रोजेक्ट के लिए एज ए असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी है। और फ़ॉरेन में ईरान है, पेरिस है, काफ़ी 3-4 कंट्रीज़ में जाकर रहमान साहब और मेरा बेटा वहाँ जाकर उस फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल फिल्म है और आपने नाम सुना होगा मिस्टर माजिद मजदी, बहुत बड़ा अपना नाम है, ऑस्कर में भी जिसका नाम आ चुका है। तो ये उनकी फिल्म ए आर रहमान कर रहे हैं और मेरा बेटा उनमें एज असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर है। और बहुत अच्छा सिंगर भी है, अच्छा कंपोज़र भी है। तो ये समझो कि मैं अपनी दूसरी पारी जो है अपने बेटे के जरिए खेलूँ। क्या बात सर, आप एक गाना दोनों मिलके गुनगुनाना चाहेंगे? दोनों नहीं है, जब इतनी बुलंद आवाज़ है तो जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे। सर, आपने अपने बेटे की बात की, बेटा भी इसी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्या जी। कहना चाहेंगे? एक बाप होने के नाते एक बाप अपने बेटे की तारीफ़ करता है। हर माँ बाप अपने बच्चों की तारीफ़ करना और सुनना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मैं अपने बेटे को जब से पैदा हुआ, होशियार हुआ, और तब से मैं इनकी काबिलियत को मैं सुनता आया हूँ, बाप बन के नहीं बल्कि ऑडियंस बनकर, एक कानसेन बन के, कि ये गाते हैं, ये मेरा बेटा जो गाता है, मेरे बेटे का नाम दिलशाद है, वो जो गाता है या जो कंपोज करता है अपने हाथ, तो वो दिल को छूता है। इतना मैं जानता हूँ कि इनकी कंपोजिशन का काम बोलता है और दिल को छूता है। और आने वाले कल में इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरे बेटे का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। दिलशाद जी, आप क्या कह रहे हैं? पापा से आपने क्या चीज़ वसीयत में मिली है? जबान, सिंगिंग, क्या मैं आपको इसका एक और जवाब दूंगा कि मेरे बेटे ने कभी मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं किया है। कि आई एम सन ऑफ शब्बीर कुमार, वो अपने काबिलियत के बलबूते पे जो भी आज मुकाब बना रहा है, वो जो भी बनाएगा, उसकी अपनी काबिलियत है, उसकी अपनी मेहनत है, मशक्क़त है। और मैं चाहूँगा कि आप सब दुआएं दें, आशीर्वाद दें, ताकि ये भी कल के उठ के मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। क्या कहना चाहेंगे दिलशाद जी? जब से मतलब होश संभाला है, कह सकते हैं कि मैं म्यूज़िक से ही मेरा ताल्लुक़ रहा है और बचपन से सुनते आ रहे हैं। डैडी को, रफ़ी साहब को सुनते आ रहे हैं। इतनी इंस्पिरेशन मिली है कि कुछ वो मेलोडियस जब कानों में पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ मेलोडी निकलती है। कोशिश है कि मेलोडी निकले और इंशाल्लाह आई वांट दैट मेलोडी। क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने दिल में उतारी है, अपने कैरियर में उतारी है? क्या चीज़ सीखा आपने? पापा के गाने हमेशा हिट रहे हैं, चाहे बेताब हो, कोई भी फिल्म का गाना है। एक कुली फिल्म काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था जी। क्या कहना चाहेंगे? पुराने गाने को आप सुनते हैं कभी? जी जी बिल्कुल। डैड से तो मैं काफ़ी इंस्पिरेशन, मैंने जैसे कहा, काफ़ी इंस्पिरेशन डैड से ही मिली है हमको। और अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के गाने सुने हैं जिन्होंने डैडी को गवाया है। एलपी हैं,
उषा खन्ना जी हैं, अनु जी हैं, सब काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं डैडी को, और वो सब अच्छे अच्छे गाने सुन सुन के मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली है। एंड आई विश कि मैं वैसा ही उनसे ज़्यादा बल्कि नाम कमाऊँ डैडी से ज़्यादा। आप रहमान साहब के साथ अभी जुड़े हैं जी। क्या क्या प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है? प्रोजेक्ट अभी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, मजीद माजिदी की फ़िल्म है, मिस्टर मजीद माजिदी की, और रहमान सर का असिस्टेंट। सर इट्स अ बिग ऑनर कि उनका असिस्टेंट मैं बनाऊं, और काफ़ी हमने एक्सप्लोर किया, काफ़ी म्यूज़िक हमने पेरिस जाके, बर्लिन जाके, म्यूनिक जाके काफ़ी हमने एक्सप्लोर किए म्यूज़िक, और इंशाल्लाह जल्दी ही रिलीज़ होगी वो फिल्म। ए.आर. रहमान भी आपके पापा के फैन हैं जी। कहीं ना कहीं ये तो ठीक है, अभी टाइम बदल चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इंशाल्लाह उनसे भी काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं, और जल्दी ही आप उन डैडी के लिए गाना भी सुनेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में, जो ए.आर. रहमान के बारे में? ए.आर. रहमान बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान को सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड दिलाने का क्रेडिट भी रहमान साहब को जाती है, और सब आज की यंगस्टर की भी दिलों की धड़कन है रहमान साहब, और अपने आप में बहुत अजीम हस्ती हैं वो। जी कहना चाहेंगे आप? बस आई विश दीपा ऑल द बेस्ट, और आई होप कि वो अच्छे जेन्युइन अवार्ड बने, साबित हो। थैंक यू सर। नमस्कार सर। बॉलीवुड इंडिया के सुनील जी, आज दीपा की अवार्ड करें, क्या कहना चाहेंगे दीपा अवार्ड के बारे में? ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਆਇਆ ਬੂਰ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ क्या बात। ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਭੇਸ ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਬਸ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ये सच ये अवार्ड जो है जी बॉलीवुड में अवार्ड के नाम पर बहुत सारा फेरबदल होता है, टीआरपी बटोरी जाती है, चीटिंग होती है। हमारे बड़े भाई और हमारे देश के बहुत मायनाज कलाकार और महान नायक अपने फ़न के जो जिस कला से इंसाफ कर रहे हैं, अरुण बख्शी साहब ने आपको सच्चाई बोली और मैंने भी ये बात कही। ये द इंडियन आइकॉन अवार्ड, फिल्म अवार्ड हमारे भाई देख चुके हैं। हमने वीर अब्दुल हमीद की पत्नी को भी दिया, जो परमवीर चक्र विजेता थे, जिनकी वाइफ को हमने दिया, जिनको आज कोई याद नहीं कर रहे। हिंदुस्तानी सिनेमा में भी हमारा ये कदम वही होगा कि जो हमारे महान कलाकार कहीं ना कहीं आर्थिक और दयनीय स्थिति में अपने आप को लुप्त महसूस कर रहे हैं, उनको उजागर करना, उनकी गिरी हुई छवि को ऊपर लाना, साथ ही जो उनका आर्थिक स्थिति दयनीय है उसको भी हम ऊपर करेंगे। ये ऐसी हमारी कोशिश होगी, बहुत ईमानदारी वाली। मुझे कोई टीआरपी की ज़रूरत नहीं है। हमारे आप भाइयों की दुआओं से शमीम खान खुद ही एक ब्रांड है, सोशल ब्रांड है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, अवार्ड के नाम पर भीड़ इकट्ठी की जाती है, पैसे से अवार्ड दिए जाते हैं, एक गिनो चुना, इसमें क्या है, टैलेंट दब के रह जाता है? अरे टैलेंट क्यों दब के रहेगा, टैलेंट तो निखर के आता है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। नहीं, लेकिन मैं आई एश्योर यू वन थिंग माय डियर स्वीट हार्ट, आई एश्योर यू वन थिंग कि जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, शमीम, इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को, टूटे हुए लोगों को, जो मैंने आते ही स्टेज के ऊपर बोला था, टूटे हुए कलाकारों को अवार्ड दिया है, और अवार्ड लेने के बाद वो जुड़ गए हैं। अब इन्होंने बम्बई को भी दिल्ली बना दिया है, और यहाँ पे क्योंकि करवट बदली है, युग ने, ज़माने ने करवट बदली है। जो पहले वाले कलाकार थे वो शायद कुछ पुराने हो गए हैं, उनके पास काम नहीं है, लेकिन उनके पास गुडविल तो है। अब नए लोग जो हैं उनकी पहचान नहीं है। जब उनकी पहचान नहीं है, उनका कुछ नहीं है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पुराने कलाकार हैं उनको अवार्ड दे के इतना नवाजा जाता है, मोहब्बत मिलती है, और नए कलाकार जो हैं उनको इतना इनकरेजमेंट मिलता है अच्छे काम का। हमारे प्ले में एक लाइन थी कि अच्छे काम की फ़ौरन तारीफ़ करते नहीं चाहिए, नहीं तो सामने वाला ज़्यादा दिन तक अच्छा काम नहीं कर पाता है। और ये काम हमारे दोस्त, हमारे भाई शमीम साहब कर रहे हैं। वी विश हिम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट माय डियर। 45 गॉड ब्लेस यू। 45
for TIFA. TIFA is the Indian Icon Film Award. TIFA is the name of the award. Indian Icon Award is again the name of the award. I wish him all the very best. Thank you. Very good.